नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जंतर मंतर पे खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। धरने पर सियासत भी भारी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने खिलाड़ियों के धरने को उचित ठहराया है, तो वहीं किसान संगठन भी अब खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। राकेश टिकैत भी आज जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहलवानों को समर्थन दिया। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का दावा यह है कि पहलवानों के इस धरने के पीछे पूरी प्लानिंग है और ये प्लानिंग सिर्फ कांग्रेस की है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि इस पूरी साजिश के पीछे दीपेंद्र हुड्डा है। ब्रजभूषण ने यह भी दावा किया कि दीपेंद्र हुड्डा शुरू से ही इस कहानी के पीछे हैं और वो ही प्रियंका गांधी को बहकाकर जंतर मंतर पर लाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ब्रजभूषण के आरोप पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि ब्रजभूषण गलतफहमी में है। संकट की इस घड़ी में हम बेटियों के साथ नहीं होंगे तो आखिर कौन खड़ा होगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि पिछले 10 दिन से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची, खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, वो तस्वीर आपने देखी। नवजोत सिद्धू भी पहुंचे थे, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने भी मुलाकात की और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरीश रावत ने भी मुलाकात की, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी मुलाकात की और खिलाड़ी विजेंद्र सिंह भी पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए। तो लगातार तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों का जो समर्थन है वो खिलाड़ियों को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासत हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। झूठ बोल के अगर अपने गुनाहों पे पर्दा डाल देंगे, वो झूठ बोल के, कोई भी झूठ बोल के और वो हम अपनी बेटी के साथ नहीं खड़े होंगे तो गलत फहमी में। रेसलिंग फेडरेशन, मैं पहले बोल रही थी, रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति और किसी पद से मेरा कोई इरादा नहीं है, ना कोई इच्छा है। पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में वैसे तो ये उन्होंने पहले भी बात की जी। लेकिन वो कभी किसी उद्योगपति का हाथ बताते हैं, कभी वो कांग्रेस का हाथ बताते हैं, कभी विपक्ष का हाथ बताते हैं, कभी जीजा साड़ी गैंग इनको बताते हैं जी, कभी बताते हैं कि ये खिलाड़ी इसलिए बैठे हैं इनको कहते हैं ट्रायल नहीं देने हैं जी, कभी मेरा नाम ले लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं जी। तो वो एक तो बात बताएं कि कौन सी बात सत्य है। उन्होंने 9-10 बातें बता दी है। वो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है। 9-10 बता दी ना उन्होंने, जी। राजनीति को 9-10 बता दी जी। कभी कह रहे हैं इन खिलाड़ियों को ट्रायल नहीं देना इसीलिए बैठे हैं, कभी बता रहे हैं। तो ये जो है ऐसे घिनौने अपराध, 40 से ज़्यादा मुकदमे, हर धारा में उन पे मुकदमे लगे हुए। खुद बाहुबली खुद कह रहे हैं मैंने एक आदमी का मर्डर किया। ऐसे व्यक्ति जिन पे 8-8 देश के ऐसे नामी खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन की प्रतिष्ठा दाव पे लगाकर उन पे ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं। तो आज ऐसे आरोपी व्यक्ति को झूठ बोलने की बजाय उनको जो है सत्य का सामना करना चाहिए और दिल्ली पुलिस न्याय करे। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। अभी टाइम लगेगा इसमें और यहाँ पर लोग आते रहे, समर्थन इनको देते रहे। अभी ये जो सरकार है, जब तक ये मूवमेंट गांव में नहीं जाएगा, ये फैलेगा नहीं, तो जब तक यहाँ पे चलता रहेगा। अब ये धीरे धीरे गांव में वहाँ फैलेगा, लोग रिपोर्ट दर्ज हुई तो गिरफ्तारी की डिमांड वहाँ पे करें तो ये आगे बढ़ेगा। राजनीतिकरण कहाँ हो रहा है यहाँ से? भाई वे पार्लियामेंट में जब एक जगह बैठे तो यहाँ पे तो आवेंगे। जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि जिसकी सरकार होगी वही वहाँ पे बैठेगा, तो फिर हम भी सोचेंगे कि वे यहाँ आए ना आए। जब तक वे एक जगह बैठते रहेंगे तो वे यहाँ पे आते रहेंगे। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी।
आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ अभी तो इससे आगे तो मौत है। तब हम में हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में कि एक, क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज़ उठाई तभी उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। इसलिए सब लोग इकट्ठा आके आप देख लीजिए, हम इतने लोग इकट्ठा हैं फिर भी FIR नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ 1025 रुपये उसका चार्ज है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1025 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाना, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ये रूल होता है, जो इंडिया में फर्स्ट आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टूर्नामेंट में। टर्की में हमारा कैंप लगा हुआ था, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 4 दिन बाकी थे। 4 दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ ली गई, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट आगे गई थी, सिर्फ मेरी ली गई। ये क्वेश्चन पूछना आप प्लीज उनसे कि सिर्फ मेरी टर्की में ट्रायल लेने का क्या मतलब। बाहर कभी इंडिया से बाहर जाके कभी इंडियंस की ट्रायल्स नहीं होती, और किसी वेट में ट्रायल्स नहीं ली गई, सिर्फ मेरी ट्रायल्स ली गई। ऐसे ही अभी 2022 में सॉरी, एक लड़की की ट्रायल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जीत चुकी थी अपनी ट्रायल। उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दोबारा ट्रायल होगी आपकी। उस लड़की ने विनेश के पास कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी ट्रायल दोबारा क्यों ली जा रही है, अभी तो ट्रायल्स खत्म हुई है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो आप देख लो कि कौन अन्याय कर रहा है, कौन बार बार बिना काम की ट्रायल्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है मतलब, और एलिगेशन हम पे लगा रहा है कि हम टूर्नामेंट नहीं। तो खेल खिलाड़ी, राजनीतिक दलों, सबकी बातों को आपने सुना है और इसी से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि खिलाड़ियों के धरने पर क्या सियासत भारी हो रही है। ये पहला सवाल है क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खिलाड़ियों के दम पर राजनीति कर रही है। ब्रजभूषण शरण ने आरोप लगाए, और ब्रजभूषण शरण जो दावे कर रहे हैं उनके दावों में कितना दम है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि खिलाड़ी जिन विषयों को लेकर के बैठे हैं वो न्याय तक कैसे पहुंचेंगे। और दूसरा सवाल सबसे अहम इसमें यह भी है कि जो राजनीति की बात बार बार कही जा रही है, उस राजनीति को किस नजरिए से देखा जाए। क्योंकि सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आरोप हैं वो खिलाड़ियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और ब्रजभूषण शरण खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका। सुमन हुड्डा हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेता है भारतीय किसान यूनियन की। सुमन हुड्डा जी, आपका भी स्वागत। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, WFI कोच हैं। राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत। और ज्ञान सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कोच हैं। ज्ञान सिंह जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन खिलाड़ियों का चल रहा है, तमाम अलग अलग लोग जाकर के उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सवाल सब लोग एक ही ये पूछ रहे हैं कि भाई FIR हो गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, न्याय हमको कैसे मिलेगा, ये सवाल सबके जहन में है। इसको कैसे देखा जाए, प्रोफेसर विधु रावल जी? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, एक प्रक्रिया रहती है हर कार्रवाई को लेकर। CRPC में वो इंगित की गई है किस प्रकार से काम किया जाना है, और जांच एजेंसीज जो है अपने विवेक अनुसार जो है उस पर कार्रवाई करती हैं। जांच में क्या होगा, किसको कब गिरफ्तार किया जाएगा, किसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, इसको लेकर भी विभिन्न समय पर अलग अलग कमेटियों ने अपनी सिफारिशें दी हैं। सबसे लेटेस्ट जो सिफारिश थी, जो हार्ड हिटिंग थी, जब निर्भया मामले में दिसंबर 2012 में ये कांड जब हुआ था, निर्भया का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कांड रहा था, उसके बाद जो जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उसने बहुत हार्ड हिटिंग जो है गाइडेंस दी थी, जिसमें पोस्को एक्ट को भी मजबूत किया गया और सारी चीजें की गई। उसमें भी किस प्रकार से सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है कि कहां पर अपराधी या आरोपी या जिस पर आरोप लगे हैं उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, कहां पर नहीं है। अगर गिरफ्तार करना ही सजा देना है
तो मुझे लगता है कि वो सजा देना नहीं होता। गिरफ्तार इसलिए किया जाता है ताकि अपराधी या आरोपी जो है वो कोई और संगीन उसी समय में अपराध करने की स्थिति में तो नहीं है। पहली बात, क्या वो भारत छोड़कर चला जाए या भाग जाए या कहीं पुलिस से दूर चला जाए, वो स्थिति तो नहीं है। इस तरह की उन्होंने 3-4 सिफारिशें दी हुई, उसको अगर गो थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहस बेईमानी की रहेगी। अपनी सारी की सारी ऊर्जा इस बात पर लगनी चाहिए कि जांच बहुत अच्छे से हो, जांच में सारी परतें खुले, सच और झूठ का। लेकिन ये जांच को लेकर के कैसे विदुर रावल जी, जो आप लोगों ने कमेटियां बनाई खिलाड़ी तो उसके ऊपर भरोसा कर नहीं रहे, बाद में भी आप लोगों ने जो दूसरी कमेटी बनाई, अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम एक बार और इसको एक्सटेंड करते हैं कमेटियों को, उस पर भी भरोसा नहीं। अब कह रहे हैं हम कोर्ट में बात रखेंगे। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन अब आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे वो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। अब इसका क्या जवाब है? और दूसरा ये भी है कि वो पार्टी के आपके सांसद भी हैं, इसलिए भी ये भी आरोप कि भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है। अब इन आरोपों के क्या जवाब है विदुर रावल जी? देखिए, वो सांसद हैं और सांसद होते हुए उन पर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इसका सांसद होने के नाते इस प्रकार के उनके अपराध से कोई जुड़ा हुआ है बात या कोई आरोप से मुझे लगता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो मांग है वो मांग अभी फिलहाल की मांग जो है वो उनको जेल में डालने की एक नई मांग जो है पिछले 3-4 दिनों से सामने आई। पहली मांग थी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। इसको लेकर जब यहाँ जंतर मंतर पर मांग कर रहे थे तो साथ ही हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं, ये जो चंद खिलाड़ी जो वहां धरने पर बैठे हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जब मामला आ गया, संज्ञान में आ गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला करना था। ये भी कहना ठीक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एफआईआर। माननीय न्यायालय ने पूछा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती। पुलिस ने बताया कि इस पर पहले जांच जो है 2 कमेटियों ने जांच की हुई है, हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर माननीय न्यायालय चाहते हैं कि हम इस पर एफआईआर करें तो हम इस पर एफआईआर कर देते हैं। तब माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, इस पर हम बिना दूसरा पक्ष सुने हम इस पर एक तरफा फैसला देकर एफआईआर दर्ज करने का नहीं कह सकते। पुलिस ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं, हमें आप दूसरे पक्ष को सुनिए करिए। लेकिन अगले दिन पुलिस ने ये कहा कि नहीं ठीक है, हम जाते ही उन्होंने हलफनामा दिया कि उसी दिन शाम को हम जो है एफआईआर दर्ज कर देंगे, तो मामला वहां पर रुक गया। अब ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। दिस इज नॉट एन एप्ट डिस्क्रिप्शन। मामला कोर्ट में गया था, यही पहलवान लोग ही लेकर गए थे, लेकिन प्राइमरी जो पहली बार जब उनकी मांग हुई थी जनवरी में, उस समय उन्होंने क्या कहा था वो भी महत्वपूर्ण है। उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो WFI के जो अध्यक्ष हैं ये यौन शोषण में लिप्त हैं और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो हम जाकर क्रिमिनल कंप्लेन करेंगे। अब उनकी जो गरज थी वो उस समय जो थी WFI के अध्यक्ष पद से हटाने की थी। उस समय ये जो कंप्लेन है उस समय इस प्रकार की कोई नहीं थी। जो 2 समितियों की आप बात कर रहे हैं, उस 2 समितियों में देश के जो सर्वोच्च देश को सम्मान दिलवा चुके हैं, जिस प्रकार से इन पहलवानों ने दिया है, शायद इनसे भी बड़े नाम, इनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं। वैसे खिलाड़ी बड़ा छोटा नहीं होता, खिलाड़ी तो देश के लिए खेलता है, अपना जी जान लगाता है, लेकिन जिन्होंने इतनी ही सेवा या इससे ज्यादा सेवा शायद की हो, वो जो है वो उनको रखा गया था। खिलाड़ियों की मांग पर एक और मेंबर को ऐड किया गया। नहीं तो विदुर रावल जी, ये बात तो देखिए हमको भी पता, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश की जनता भी इसको देख रही है। मुझे ये बताइए, भरोसा खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे? ना तो समितियों पे कर रहे हैं, ना वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। कोर्ट तक आखिर उनको क्यों जाना पड़ा है? न्याय आप लोग के स्तर से नहीं हो सकता था क्या? देखिए, समितियों, मुझे न्याय चाहिए और मेरे तरह का न्याय को ही मैं न्याय मानूंगा तो ये तो मुझे नहीं पता। देश के खिलाड़ी हैं, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, देश उनको मान और सम्मान देता रहा है, देश आज भी देता है, आज भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन कानून का पहिया जो है किसी खिलाड़ी के लिए और ज्यादा स्पीड से घूमे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही होनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर कानून जो है वो पीड़ित और शोषणकर्ता को एक ही नजर से देखता है। शोषणकर्ता MP है, MLA है या मंत्री है, या पीड़ित जो है खिलाड़ी है, इससे कोई अंतर नहीं है। देश के खिलाड़ी है, खिलाड़ी के रूप में उनको सम्मान मिला है, लेकिन खिलाड़ी के रूप में उनके लिए कोई अलग न्याय की व्यवस्था होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं कि आदर्श स्थिति ये रहेगी। इसलिए अब ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, ये आपको अगर कोई खिलाड़ियों का प्रतिनिधि है उसके लेकर जाना चाहिए कि जब तक मैं अपने न्याय को, जो न्याय मैंने अपने मन में सोचा हुआ है, जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा। अगर ये जिद है तो मुझे लगता है स्वस्थ नहीं है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है? गलत लोगों का इस अभियान के साथ जुड़ जाना, जो आदतन जो है, जिनकी आदतन क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है,
वो लोग जो है उनका जब इस अभियान से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर भी ये जो धरना है उसके प्रति विश्वास में कमी आती है। तो विदुर रावल जी कौन लोग हैं नाम ले लीजिए ना फिर उनका, जिनको कह रहे हैं मैं नाम ले लेता हूं। मैं नाम देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी पर संगीन मामले इस प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, राजनीतिक भी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो हैं हरियाणा के अंदर अच्छे रूप में नहीं देखे जाते हैं, किसान के साथ जो भी मामले हैं। राकेश टिकैत जी इतनी वाहियात एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। वो कभी तो कहते हैं कि धारा 370 हटाकर किसानों का नुकसान कर दिया, कभी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हार गए और उससे हिंदू मुस्लिम हो गया, और पता नहीं ये क्या क्या बातें करते हैं। तो जब ऐसे लोग जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनको किसान अपना नेता नहीं मानते, किसान उनकी बात को करते हैं, और जो वो नॉन लोग हैं, ये गिरोह वही गिरोह है जो हर छोटा बड़ा मामला जैसे ही कोई आता है उसको तुरंत लपकने की एक ललक में जाकर मामले पर बैठ जाता है, एक के बाद एक मामले में गए। तो आप भी विदुर रावल जी इसी स्टैंड के साथ हैं जो बात ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कोई हाथ है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया जा रहा है इसको, आप इस स्टैंड पर हैं? मैं फिलहाल, मेरा दिल तो मानता नहीं है इस बात को। मैं इन खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा दिल कहता है कि नहीं, ये कठपुतली नहीं बनेंगे, भगवान ऐसा ना कोई हमें क्षण दिखाए कि ये कठपुतली बन जाए। लेकिन अगर इनको कोई भड़का रहा है तो उनको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आप लोग बदनाम लोग हो, आप खिलाड़ियों को बख्श दो। आपकी हमने देखी, आप बंगाल से लेकर पंजाब तक भाजपा के खिलाफ प्रचार करके आए, मुंह की खा कर आए, आपके खुद के गांव के किसान आपको नेता नहीं मानते। तो भगवान के लिए जो है ये राजनीति। ठीक है, चलिए अब राकेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे इसको समझता हूं। राकेश जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, बार बार जिस बात को कह रहे हैं कि भाई FIR हो गई, आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं, कैसे इसको हम लोग देखें? नमस्कार जी, आपके सभी चैनल दर्शकों को भी, और जितने भाई डिबेट में आई उनको भी नमस्कार हाथ जोड़ के। मैं ये कहना चाहूंगा इनको कि ब्रजभूषण शरण जी 2012 में चुने गए थे, तब मनमोहन सिंह सरकार थी, और हमारे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते थे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने 2 बार इलेक्शन फाइट किया, दोनों पे हार का मुंह देखना पड़ा। वो लास्ट में जो है हरियाणा के प्रेसिडेंट बने और 11 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। उनके सामने कभी भी कोई भी लड़की शिकायत लेके गई होगी, या तो उन्होंने सुनी नहीं होगी, और या सुनी होगी तो उन पे एक्शन नहीं क्यों नहीं हुआ। रही आज टिकैत की बात, इन्होंने, ये धरनाजीवी लोग हैं, ये अभी पिछले साल हमारे एक बेटी है झज्जर की, स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, वो संदीप सिंह पे आरोप लगाए। संदीप सिंह आज तक रिजाइन नहीं दे पाया। क्या ये धरनाजीवी लोग वहां गए? केवल ये तो मोदी को हटाना चाहते हैं, मुहिम है। इस हो गए 3 साल में 3 जाट आरक्षण हुआ, कृषि आंदोलन हुआ। अब ये पहलवानों को मोहरा बना के और केवल यूज करना चाहते हैं। हमारी बेटियां हमारी शान है, हिंदुस्तान की शान है। उन्होंने मेडल प्राप्त किया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन कोई गोल्ड मेडल खिलाड़ी जीतता है उसके लिए कानून अलग नहीं बनता, कोई MP होगा या मंत्री होगा उसके लिए कानून अलग नहीं बनता। अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उसके बावजूद इनको जो है दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। ओवरसाइट कमेटी बनी, उस पर भरोसा नहीं है। खेल मंत्रालय ने, बीजेपी ने जो है इनके साथ कहां न्याय किया? जब इन्होंने धरना दिया, ये तुरंत जो है मंत्रालय गए, मंत्रालय में 14 मीटिंग हुई, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें शिकायतकर्ता की बहन को जज के रूप में बिठाया गया। वो बहन आज पलटा मार गई, क्योंकि वो चेयरमैन है बीजेपी की और बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। एक तीर्थ राणा जी हैं, वो अभी जिला अध्यक्ष है सोनीपत के, वो खिलाफ खड़े हैं। तो हमारे जो बीजेपी के जो लोग हैं वही सेंध लगा रहे हैं। मोदी को हटाने का सिस्टम इन्होंने जोड़ दिया, विदेशों से नहीं। राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं वो मोदी को हटाने का पूरा एक तरीके का सिस्टम है, ये बात कैसे? कोई मुझे एक बात बताइए, आप तो WFI से जुड़े हुए हैं, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं और जरा सी भी नैतिकता है तो स्वतः वो अपना पद क्यों नहीं छोड़ते हैं? भाई ये मुद्दा तो वहीं से शुरू हुआ, पहले कहा कि हम पद नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं मैं तो इस्तीफा भी देने को तैयार हूं, लेकिन अपराधी बन के नहीं। भाई अगर आरोप इतने संगीन है तो खुद आगे आकर के क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्या ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूंगा तो मैं फिर चुन लिया जाऊंगा, यही तो मांग है ना खिलाड़ियों की। इसको क्यों इतना घसीटा जा रहा है? सर पूरा हो गया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। 12 साल उनको हो गए हैं और
ना उनका बेटा आएगा। अभी तो इलेक्शन की डेट थी 7 तारीख, इन्होंने चेंज करा दी और अपने स्पोर्ट्स मंत्रालय ने उसको 45 दिन का टाइम दे दिया और एक नई कमेटी बना दी जो इलेक्शन कराएगी। अब इनको उनका हटाने का मकसद नहीं है, अब इनका मकसद है मोदी को हटाना, मोदी को बदनाम करना, बीजेपी को बदनाम करना। ये पूरी कांग्रेस, आप और जितने भी दल बीजेपी के खिलाफ हैं वो सभी एकजुट होके, लेकिन राकेश जी इसका मोदी से क्या लेना देना, इसका मोदी से क्या लेना देना? खिलाड़ियों ने आरोप ये लगाया राकेश जी कि भाई उनके साथ शोषण हुआ या उनके जानने वालों के साथ शोषण हुआ, वो आरोप ये लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं भाई उनके खिलाफ FIR करिए, उनको जेल में डालिए। इसमें मोदी का क्या लेना देना? छोटी बात पूछता हूं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और उनकी उनकी मिसेस संगीता साक्षी मलिक पूरे 12 साल 11 साल से वो कैंप में रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बृजभूषण शरण ने 1000 लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। फिर वो कहती 500 के साथ किया। 11 साल या 12 साल उनको पद पे हो गए, यानी कि 1000 का मतलब है 4.5 साल तक लगातार रोज शोषण हुआ एक लड़की का। तो ये हिंदुस्तान की बेटियों को बदनाम करने का काम जो विनेश फोगाट एंड ये एक फोगाट परिवार जो कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। और पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी बेटियां हैं उनकी विदेशों तक बेइज्जती करने का इन्होंने काम किया है। अरे वो हमारी इसमें खिलाड़ियों का क्या, इसमें खिलाड़ियों का क्या फायदा है? कोई क्यों बदनाम करना चाहेगा? इसमें ये फेडरेशन का कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी को बदनाम करके बृजभूषण तो हट गए हैं, लेकिन इस फेडरेशन पे कब्जा करने की नीयत से आप कह रहे हैं कि फेडरेशन पे कब्जा, हाँ आप कह रहे हैं फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, सुमन हुड्डा जी हमारे साथ है। सुमन जी, ये जो आरोप लग रहे हैं बार बार, और अभी तो राकेश टिकैत को लेकर के भी हुआ कि भाई आप लोग तो जहां देखते हैं कोई आंदोलन है उसमें जाकर के इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज आप लोग को मिल जाए, जबकि आपके गांव में भी आपको कोई नेता मानने को तैयार नहीं। सुमन हुड्डा जी जवाब दीजिए। जी नमस्कार सभी को। राकेश जी को बोलना चाहूंगी कि राकेश जी आपकी बातों में कहीं तुक ही नहीं है, आप बातों को कोरिलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आपने बोला हमें धरनाजीवी क्यों बनना पड़ा? अगर आप गलत कानून नहीं लाते तो हम धरनाजीवी नहीं बनते। अगर आप इन बच्चियों की बात को शुरुआत में सुन लेते, उस पर संज्ञान ले लेते, तो हमें क्या शौक था कि हम दिल्ली की सड़कों पे जाके बैठे? हमें भी तो शौक नहीं है ना सर। आप बेटियों को कह रहे हैं कि ये बेटियां बेइज्जती कर रही हैं, हमें भी पता है कि हर पोस्ट पे आगे जैसे जैसे बेटी आगे बढ़ती है उसका कितना शोषण होता है, हर फील्ड में होता है, आपके राजनीतिक फील्ड में भी होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा और सोचिएगा, बताइएगा कि क्या आपने ये बातें सही कही हैं या दूसरों की बेटियों को बदनाम करने के लिए सिर्फ आपके मुंह से बीजेपी की तरफ से बुलवाए गए शब्द हैं। तो एक बार सोचिएगा, आपके घर में भी बेटी होंगी, अपनी वाइफ को साथ बिठा लीजिए, उनको थोड़ा वो सुनेंगी समझेंगी तो आपको थोड़ा टोक पाएंगी। नहीं लेकिन सुमन जी देखिए नहीं सुमन जी बात आपकी ठीक है, लेकिन इस देश के अंदर तो न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था बनी है ना, वो सब तरीके से ही काम होगा। एक कमेटी भी बना दी गई, आपने जो बातें कही उस बात को सरकार ने सुना भी, उसके बाद ये हुआ कि आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। लेकिन अगर बावजूद इसके अगर ये धरना इस तरीके से जारी रहेगा और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंचते रहेंगे तो मौका तो मिलेगा ना अगली पार्टी को कहने का कि आप राजनीति कर रहे हैं। इसमें कहां कमी आपको नजर आ रही? देखिए सर, यहाँ पे जैसे विधु जी ने बोला था कि भाई ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा बनने क्यों दे रहे हैं आप? कमेटी बनाई गई या फिर बोला गया कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, ये तो पहले ही फैसला आ चुका था। आपको भी पता है कि FIR सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी। और आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनने ही क्यों दे रहे हैं? आप इनकी बातों का हल कीजिए। अगर लड़कियां गलत हैं तो आप लड़कियों को सजा दीजिए। हम लड़कियों के नहीं, लेकिन सुमन जी ये फैसला कैसे होगा? सुमन जी ये फैसला तो कोर्ट के ही जरिए होगा ना, क्योंकि सजा देने का अधिकार ना तो सुमन जी आपका है, ना मेरा है, ना विधु रावल जी का है। कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। कोर्ट दोनों पक्षों को सुन रहा है, और अब कोर्ट के अंदर का कोई चीज विचाराधीन है तो फिर धरना प्रदर्शन का मकसद क्या है? सवाल इस बात का। सर अगर बात नहीं सुनी जाती, देखिए कोर्ट ने भी तभी सुनी जब बेटियां बाहर निकली और उन्होंने आवाज उठाई। अगर देश की बेटियां वहां कोर्ट से न्याय मांगने के लिए बैठी हैं और फैसले के इंतजार तक बैठी हैं कि कोर्ट के फैसले तक हम यहाँ बैठते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं
उनको सुना जाए। तो ये एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश है कि नहीं? भाई कोर्ट तो सुन रहा है ना, कोर्ट तो हियरिंग भी कर रहा है, प्रोसीडिंग भी कर रहा है। अब आप अगर यहां धरने पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। आपने तो कह दिया आपको कमेटी पे भी भरोसा नहीं, आपको सरकार पे भी भरोसा नहीं, आपको फेडरेशन पे भी भरोसा नहीं, तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। लेकिन वहां पर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। अब ये न्याय क्या है, मुझे बताइए सुमन हुड्डा जी। न्याय वही है जो कोर्ट निष्पक्ष जांच करके सुनाएगा, पर वहां से हम सच में नहीं हटेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कोर्ट जो है एक जायज फैसले को नहीं दे देता है। उसको चाहे आप राजनीतिक एजेंडा समझें या कुछ भी समझें, तो पॉलिटिकल एजेंडा हम नहीं बनाना चाहते। बीजेपी और जो अदर पार्टीज हैं, बीजेपी सुमन जी मुझे बताइए, इस देश के अंदर न जाने कितने यौन शोषण के आरोप महिलाओं ने लगाए हैं और कितने केसेस अदालतों में चल रहे हैं। आप लोग कहां कहां धरने पर बैठते हैं? बैठ जाइए हर जगह जाके। जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा, फला लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम धरने पर नहीं हटेंगे या हम धरने से नहीं उठेंगे। इस देश के अंदर अनगिनत केसेस होंगे, उसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिस सिस्टम से बेटियों को हर जगह शोषण का सामना करना पड़ता है। ये अकेली ब्रजभूषण जी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। तो ये उस तमाम सिस्टम को बदलने की कोशिश है। बेटी आपके घर में भी होगी, बेटी हमारे घर में भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर न्याय व्यवस्था पे भरोसा है तो फिर ये लगातार पैरेलल उसके साथ अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो ये तो दबाव बनाने की कोशिश। मतलब न्यायपालिका अगर आपके हक में फैसला नहीं देगा तो आप ये कहेंगे कि हम संतुष्ट नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी पे कोई दबाव नहीं बना रहे। ठीक है। अब ज्ञान जी मेरे साथ मौजूद हैं। ज्ञान सिंह जी, आप तो लगातार देख रहे हैं इस चीज को, और एक दिन पहले भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, तब भी आपने कहा कि इसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर ना हम लोग देखें। लेकिन राजनीति तो दिख रही है सर साफ साफ वहां पर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कैसे देखेंगे ज्ञान जी आप इसको? मुझे तो लग रहा है जी ये राजनीति की ही है। आप एक बताओ, आपने डिबेट में राजनीति क्यों बुलाए? वो क्या स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं? अगर आप बुलाते हो तो आप भी राजनीति कर रहे हो। फिर आप सुनिए, एक सच्चाई, हमारा जितने भी पैनलिस्ट बोले थोड़े बहुत पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। और यकीन मानो 63 साल हो गए, मैं आज तक किसी की वोट भी नहीं डाल पाता। ऐसा माहौल देखकर कभी डाल लूंगा भी नहीं, चाहे मेरी जेल हो जाए। सुन लेना, मैं एक सीधी बात करूंगा, मेरे से घुमाने उमाने की नहीं आती। ये बच्चे जब पहली बार आए, क्या डिमांड थी? इन्होंने कहा था वो अस्तीफा दे दे, उसके परिवार से और उससे कोई ना आए, ताकि बच्चियां बदनाम ना हो और रेसलिंग चलती रही, जो यहां तक मेरी समझ है। तब उन्होंने कहा ना तो अस्तीफा देंगे, टर्म तब मेरा पूरा हो गया। मतलब कुछ ऐसी बातें कि कमेटी बना दी, और फिर उस कमेटी के दौरान जो मैंने सुना है, मतलब अनऑफिशियली, कि भाई अरे उन पे कुछ था ही नहीं, होता तो FIR करा के बैठते, होता तो मेरी जेल कराते, होता तो मेरा ये कराते। जब उन्होंने नहीं करी तब ये सब नहीं हुई थी क्या किसी चैनल पे, या किसी ने नहीं सुनी थी क्या? अगर अब हो गई तो अब ये और तरीके से आगे। और जो ये कहने वाले हैं ना कि पहले क्यों नहीं हुई, उसका मैं प्रूफ लेके आया हूं। 2014 7वां महीना के अंदर एक फिजियो गया वहां पे, परमजीत मलिक नाम का, उसको गीता के साथ लगाया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही? जी, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं ज्ञान जी। 2014 में 7वें महीने में जुलाई में उसको फिजियो लगाया गया उस गीता का। उसके बाद उसकी सर्विस देख के साई ने, या मुझे नहीं पता, ये कंफर्म नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं इनकी तरह बात ना घुमानी आती ना मुझे घुमाना है। मैंने, उसने, लड़के ने बताया है, और वो भी मुझे यहीं आके पता चला है, और उसने एक वीडियो भी बनाई है किसी यूट्यूबर ने। तो उससे उसने कहा भी नहीं, आप अच्छे हो तो आप पूरी टीम का भी करो। उसका ऑर्डर निकलता है 7/4/14 को। उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुकता है, 20 दिन रुकता है। उसके बाद उसे पता चलता है, कुछ बच्चियों ने, वो वीडियो में ही बता रखा है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ गलत हो रहा है। और उसने कोचिज से भी डिस्कस करी है, और उसने किसी मतलब पत्रकार को या किसी को बता दी, और वो साई को कंप्लेंट कर दी। जैसे ही साई को कंप्लेंट करी, उसी दिन रात को ऑर्डर है, रात को उसको और उसकी मिसेज को, ये ऑर्डर मेरे पास है,
5:54 पे रात को उसका आता है मैसेज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि इसको कैंप से निकाल दो। फिजियो को क्यों, कोई रीजन है इनके पास? सिर्फ उसने ये बता दिया कुछ बच्ची इसके पास गई थी, वो उसके पास आके रोई है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और वो डिस्कस उसकी कंप्लेंट साई में भी की है। फिर ज्ञान जी कब की बात है ये? सुनो 2014 की बात बता रहे हैं। 2014 साथ उसकी मिसेस को भी निकाल दिया, कुंडू जो नेशनल चैंपियन थी, बीच में मत बोलना भाई कोई, उसकी मिसेस को भी निकाल दिया। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, अगर दिखते हो ये इसमें मेरे ख्याल दिखेंगे नहीं, ये शायद दिख जाए आपको। ये कब आया आपके संज्ञान में? ये मेरे को अभी इस धरने के दौरान, हम इस धरने के दौरान यही पता चला मुझे भाई। ये लेटर लेकिन आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, दोनों लेटर आप देख सकते हैं, मेरे से ले सकते हो। अच्छा चलो ये तो बात होगी भाई, हमें घुमानी नहीं, सीधी बात। उसके बाद उसकी मिसेस कुंडू, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। नेशनल चैंपियन होती है, कैंप से निकाल दी, उसका हस्बैंड भी साथ में निकाल दिया। उसके बाद क्या कोई बच्चा हिम्मत करेगा? उसके बाद क्या कोई बच्चा हिम्मत करेगा अपना कैरियर बर्बाद करने का? ठीक है, आप ये नहीं ठीक है, आप जो फैक्ट्स रख रहे हैं मैं समझ गया। अभी भी पॉलिटिक्स ना बनाओ। मैं स्पोर्ट्समैन की बात भाषा जानता हूं, मेरे से मैं 100% बच्चों के साथ नहीं हूं, ना मैं 100% ब्रजभूषण के अगेंस्ट हूं। मैं सिर्फ ये था कि इन बच्चे कमजोर हैं, न्याय मिल जाए। और न्याय नहीं ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही, और मुझे लगता है कि सबको इसी स्टैंड पे होना चाहिए। दोनों पक्ष आप सुनिए और जो सही है आप उसके साथ जाइए। बिल्कुल 100% मैं ना बच्चियों के साथ हूं, ना 100% अगेंस्ट। नहीं बात सही है ज्ञान जी, अगर देखिए इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे कोई खिलाड़ी बैठेगा नहीं जाके धरने पर कि किसी को कोई राजनीति कर ली तो कोई धरना देने लगे। बस उस पर यह है कि न्याय हो जाए, न्याय हो जाए। अगर भाई आप मेरी सुनना चाहते हो तो मेरी सुनो, किसी और सुनना चाहते हैं तो कोई और बोले, मुझे कोई एतराज नहीं। ज्ञान जी आपने जो बात कही है ना अभी, आपने जो बात कही है, ये एक विषय बनाई है, एक समिति इसके लिए बनी हुई थी। उस समिति ने 3 महीने तक जो है जांच की है। ये समिति के सामने भी ये बात आनी चाहिए थी। अगर अब भी नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है, अब भी जो जांच चल रही है अब भी उस जांच के अंदर शामिल होइए। एक बात, एक इतना नकारात्मकतावादी नहीं होना चाहिए कि हम हर प्रक्रिया को धत्ता बता दें। नहीं बताई, किसने बताया? ज्ञान जी साथ नहीं, आप अपनी बात बोल चुके हैं, अब मुझे मेरी बात बोलनी। मैं ये इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक इसको सियासी अखाड़ा जो आप बना रहे हैं, जो आप अपना इस्तेमाल होने दे रहे हैं, ये कोई अच्छी स्वस्थ बात नहीं है। पहली बात, आपको किसी राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है आपको। इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, ये देश न्याय से चलता है, उस न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। चेक एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन ये प्रयास ये करना कि भाई हम अपने तरीके से कुछ जल्दी न्याय कर लेंगे, ये पहलवान जो है, ये इस देश की आन बान और शान है, इस देश का सम्मान। ये जो बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों पर गर्व हम करते रहे, आज भी गर्व करते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से न्याय की पहिए को अपनी तरीके से घुमाना चाहें, वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है। जहां आपने बात कही इन विषयों को लेकर, तो समिति के सामने बात आई। अब समिति के ही सदस्य जो अखबार के अंदर जो है योगेश्वर दत्त जी का बयान आया, वो बताते हैं कि किस प्रकार से जिस समिति के सदस्य को आपने कहकर डलवाया था, जो बाद में एक लेटरल एंट्री थी, खिलाड़ियों के कहने पर, धरना पे जो बैठे थे उनके कहने पर जिस सदस्य को जोड़ा गया था, वो सदस्य जो है 10 बार की जो सुनवाई हुई, उन 10 में से केवल 1 बार उपस्थित हुआ, और वही अकेला जो है वो पूरी की पूरी समिति के विपरीत जाकर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी कुछ गलत हुआ है तो उसके भी चेक एंड बैलेंसेस है। मेरा तो ये कहना है कि एक पूरा गिरोह बैठा हुआ है कि जहां पर भी आप कुछ भी कहना शुरू करेंगे, वो आपको लपकने के लिए बैठा है। आप उस गिरोह के हाथ में ना चढ़िए, अपने विषय को मजबूत तरीके से आप रख रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी आप गए हैं, और मैं तो कह रहा हूं धरना करना भी आपका संवैधानिक राइट है। दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट, आप धरना भी दे रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल अखाड़ा न बनाइए। आज जिस प्रकार के भद्दे नारे वहां पर सुने गए हैं आपके स्थल पर, किसी भी देशवासी को शर्म महसूस होती है जब वहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी या और इस प्रकार के भद्दे नारे जो है आज समझ आए, उसका भी विरोध होना चाहिए। तो
ये अगर आप इनके हाथों में खेलने चले जाएंगे और जो हमारे देश के महान खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा अहित हो जाएगा। ये जो आपके सामने एक एक करके विषय आ रहे हैं, इन विषयों को न्यायिक लड़ाई से जीता जा सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है। उस न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, और क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, औरों का भी विश्वास जताइए। अगर स्पोर्ट्स पीपल जो हैं वो न्याय व्यवस्था पर नहीं, लेकिन विदु जी, ज्ञान जी तो कह रहे हैं कि वो तो ना तो 100% खिलाड़ियों के साथ में है, ना ही वो 100% अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण के। उनका मानना ये है कि भाई जो न्याय है वो हो जाए। अगर खिलाड़ी इस तरह की बात को उठा रहे हैं और कुछ बातें पहले भी संज्ञान में है, तो कम से कम उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। जांच की मांग होनी चाहिए ना, या मांग। विदु रावल जी, एक सेकंड पहले ज्ञान जी की बात को ऐड कर। ज्ञान जी, आप भी सुनिए। ज्ञान जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने भी कल या परसों की मेरी एक छोटी सी क्लिप है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। कल या परसों की मेरी छोटी सी क्लिप है, क्योंकि मैंने ये इस टाइप की गाली सुनी, तो मैं खुद खड़ा होके गया। मैंने बोला भाई ये राजनीतिक बुलाए हैं, लेकिन सरकार को, किसी सीएम को, पीएम को गाली देने की स्टेज नहीं है ये। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों को सपोर्ट करो, मैं वो क्लिप आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात ये है, ये बीजेपी के शायद हैं जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन भाई ये आए और ये सजेस्ट कर दें आपके साथ ऐसे न्याय हो सकता है, ऐसे न्याय मैं दिलाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। मूल विषय ही नहीं समझ रहे हैं आप। बीजेपी का कोई व्यक्ति आएगा तो ही न्याय मिलेगा, इस व्यवस्था के तो खिलाफ है। कोई बीजेपी का या कांग्रेस का आकर क्यों न्याय दिलवाए? इस देश के अंदर एक न्याय की व्यवस्था है। देखो भाई जी, लगातार जो है मेरे भाई जी, आपके बीच में मैं भी नहीं बोला था राजनीतिक दलों को कि हमारे पास। ज्ञान जी, लेकिन कोर्ट में तो है ना मामला। ज्ञान जी मुझे बताइए, अब तो मामला कोर्ट में, कम से कम कोर्ट पर भरोसा तो ज्ञान जी होना चाहिए ना, कि अब चलिए कोर्ट में है, कोर्ट तो देख रहा है। देखो मेरी बात सुन लो, मेरा पार्ट भी सुन लो पूरा। मैं ये कह रहा हूं, इन बच्चों को वकीलों ने ये बताया, और उसमें मैं भी गया था साथ में। मैं भी वकीलों से पूछा था, भाई ये बच्चे कब तक बैठे, एफआईआर तो आपकी होगी, क्योंकि बच्चों ने स्पोर्ट्स भी करना है मेरे हिसाब से। तो उसने कहा था, देखो जी आपके जो केस हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर वो माइनर का केस 164 या कुछ बताया था, उसमें हो जाता है तो ही जेल है, नहीं तो इनकी जेल भी ऐसे आप नहीं कर सकते, अरेस्ट भी नहीं करे जाएंगे। तो ठीक है, बोला अब हम बैठे हैं तो तब तक कर दो। हाँ, ये मुझे नहीं पता इन्होंने किससे विचार करा, पॉलिटिकल पार्टी क्यों बुलाई, ये बच्चों का मैं इसमें आपको जवाब नहीं दे सकता। इसमें ये बच्चे दे सकते हैं, लेकिन एक चीज दो चीज का मुझे इस टीवीओं पे आता है, मुझे अभी मैंने नहीं सुना है कि ये बच्चे झूठे हैं। तो कोई आदमी, सभ्य आदमी, या टीवी पैनल पे कोई बैठे हैं, 2-3 हमारे मित्र दोस्त जो भी हैं, सारे मित्र हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है पर्सनली, तो ये क्या कोई भी अपनी बहन बेटी से झूठा इल्जाम लगवा सकता है? नहीं ज्ञान जी, यहाँ झूठ और सच की तो बात ही नहीं हो रही। कोई कह ही नहीं रहा कि खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि उनको पॉलिटिकली तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। वो अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, वो न्याय तक पहुंच जाए, ये ठीक है, लेकिन उनका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, आशंका केवल इस बात की है। तो देखो बच्चों ने बुला लिए सर, ये बच्चे ने बुला लिए, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, ये तो बच्चे जवाब दे सकते हैं। ये तो कोई कहीं नहीं रहा कि वो झूठ बोल रहा है। रंग अकेले बच्चे नहीं दे रहे, टीवी चैनल भी दे रहे हैं। टीवी चैनलों पे भी आपको कोई वकील, जज या जो इसका एक्सपर्ट हो, स्पोर्ट्स के बारे में पूछना हो तो हमसे पूछ लो। मैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर उस कमेटी में एक भी आदमी ये बता सकता है कहां से छूना सेक्सुअल हरासमेंट है, और कहां से तक छूना, कितनी देर तक देखना या क्या है, तो कैसे उसका डिसीजन कर देंगे? मुझे तो उसका भी डाउट है। ठीक है, अब ज्ञान जी मैं जवाब लेता हूं। विदु रावल जी, तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं। पहली बात तो इन्होंने सब्सटेंशिएट किया कि वहां पर राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया, वहां पर भद्दे नारे, जिनका इस अभियान से, इस आंदोलन से, इस धरने से कोई लेना देना नहीं है, उन नारों को लगाया गया। यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि उस मंच का उपयोग किया जा रहा है। आपकी जो आज की डिबेट का विषय है वो भी यही है। खुद ज्ञान जी, जो कि मैं मानता था कि खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के तौर पर आए, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है ये डिबेट जो है, डिबेट के विषय में ही सीधे सीधे बात आती है। दूसरी बात उन्होंने ये स्वीकार की कि उनको एक वकील ने यह कहा था कि न्याय व्यवस्था जो भी चल रही है उसको प्रभावित करने के लिए आप लोग वहां पर बैठे। झूठ नहीं, ये उन्होंने अपने अलग शब्दों में कहा, उन्होंने अपने अलग शब्दों में कहा, हमने सबने सुना, अभी भी आपने ये कहा कि आपको वकील ने यह सलाह दी थी
कि अगर धरने पे बैठोगे तो आपको आपके मतलब वाला न्याय मिलेगा। अगर धरने पर नहीं बैठोगे, ठीक है जी, आपने नहीं कहा प्रभावित करने के लिए, लेकिन वकीलों ने जो उनको मैंने कहा था, हमने उनसे पूछा था कि इसमें कितना हो सकता है। ठीक है, अब जवाब जो धरने पर बैठकर जितना हो सकता है उसको बढ़ाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब आप अगर थर्ड आदमी तो धरने पर बैठ जाए और अपनी मतलब का न्याय ले ले, और जो गरीब पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए धरने पर कौन बैठेगा? अगर ये व्यवस्था शुरू हो जाए, अगर व्यवस्था ये शुरू हो जाए, सुनिए, अब सुनिए, मैंने सुनी आपकी बात। यानी व्यवस्था क्या बन रही है? यानी जो ठाडा होगा वो धरने पर बैठकर अपनी मतलब का न्याय ले लेगा, और जो धरने पर नहीं बैठ पाएगा उसको न्याय कैसे मिलेगा फिर? और अगर इसी राह पर चलते रहे फिर तो जो धरने पर बैठे उसको न्याय मिलेगा। लेकिन विषय क्या है, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं, बीच में मत बोलिए सुमन जी, बीच में मत बोलिए। मैं ये क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक इनकम्बेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Since you have brought laurels to this country, आप इस देश के लिए बड़े बड़े काम करके आए हैं, आप इस देश के अंदर सामाजिक राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं। आप किस प्रकार की व्यवस्था शुरू करना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो है न्याय पर लोगों का विश्वास ना जाए, न्यायिक व्यवस्था पर ना जाए, न्यायालयों पर ना जाए, जांच एजेंसियों पर ना जाए, जो मैं कहूं वही सही, ना खाता ना भाई, जो मैं कहूं वो सही, और इसके लिए जो भी व्यक्ति धरने पर बैठेगा उसको न्याय मिलेगा। अगर इस प्रकार की एक पद्धति, इसकी परिपाटी आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता स्वस्थ है। खास तौर पे वो, क्योंकि हम लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान रखते हैं। अगर ये एक व्यवस्था बन जाएगी तो एक देश के लिए स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। दिस कंट्री कैन नॉट बी अ बनाना रिपब्लिक। इस देश के अंदर न्याय चलना चाहिए। यह टिकैत वाला जो फॉर्मूला है, आप हिंगे से ले लेंगे, हिंगे से ले लेंगे, इसके खिलाफ है हम। अपने मतलब का न्याय जो है वो ठीक नहीं, देश के अंदर न्याय। और इससे पहले तो जब इन्होंने धरना दिया था, जो किसान प्रतिनिधि बैठी हुई है यहाँ पर, मेरी बहन बैठी है क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, मेरी बहन बैठी हुई है, उन्होंने तो खुले तौर पर कहा था अब कोर्ट से हमें न्याय नहीं चाहिए, धरने से न्याय चाहिए। उन्होंने तो खुद कहा था, जब बार बार पत्रकार उनसे पूछते थे कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट आप धरना देने के बजाय कोर्ट के अंदर क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? अरे भाई अभी ठीक है राकेश जी, राकेश जी ठीक है, एक सेकंड राकेश जी, आप जो आरोप लगा रहे थे, आप ये कह रहे थे कि खिलाड़ी वहां पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है? देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ भी ज्ञान जी ओलंपियन पहलवान है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई है मेरे। इन्होंने एक फिजियो का जिक्र किया है जो कि 9 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में इन्होंने बताया। आज हमारी बेटियों के बारे में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पर अगर हम बात करें, सेक्सुअल जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ तो उस पर बात करें, ये राजनीति बहुत लंबी हो जाएगी। देखो, उंगली के चोट मेरे लगी है, पट्टी आप नहीं बंधवाएंगे, वो पट्टी मेरे बंधनी चाहिए क्योंकि चोट मुझे लगी है। इन बच्चों ने अभी 2018 में एक मीटू का कार्यक्रम चले था, भी किसी के साथ भी किसी भी दिन कितने साल पहले कुछ हुआ हो तो बताएं। विनेश वहां पे गई आपके इंटरव्यू पे और उसने इंटरव्यू दिया कि 18 तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं पहलवान हूं और मैं सक्षम हूं लड़ाई लड़ने के लिए। आज वो कह रही है मेरे साथ तो 2012 से शुरू हो रखा है, मेरे को ये हुआ। ये निराधार झूठी बातें हैं। और उसने, विनेश ने कभी नहीं कहा मेरे साथ हुआ, साक्षी ने कभी नहीं कहा मेरे साथ हुआ, उसकी सिस्टर ने कभी नहीं कहा। बजरंग पूनिया 6 महीने पहले सर आज कसीदे पढ़ रहा था ब्रजभूषण के कि ऐसा नेता कहीं मिल नहीं सकता, ऐसी फेडरेशन का प्रधान जिसने हिंदुस्तान की कुश्ती को चमका दिया। आज बजरंग पूनिया को सबसे गंदा आदमी ब्रजभूषण नजर आता है। आपने, वकील साहब ने कहा कानून भी कोई चीज है, वो अलग अलग आदमी के लिए कानून नहीं है। ये हमारी बहन बोल रही है कि न्याय जब तक वो अपना ब्रजभूषण जेल नहीं जाएगा, सजा नहीं होगी, हम नहीं उठेंगे। भाई हमारा न्याय तो धीरे धीरे चलता है और उसके बाद कानून की प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस भी आएंगे, कितने ठीक है सुमन जी बयान भी दर्ज होंगे, सुमन जी लड़कियों के सुमन जी मैं जवाब लेता हूँ ना, सुमन जी जवाब देंगे। सुमन जी राकेश जी, मैंने ये नहीं बोला कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती हम वहां से नहीं उठेंगे। हमने ये कहा है कि माननीय कोर्ट नहीं, राकेश जी ऐसा नहीं है।
मैंने ये कहा कि कोर्ट्स का जो भी ऑर्डर आएगा हम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे, पर कोर्ट एक निष्पक्ष जांच करे। मैंने ये कहा कि अगर निष्पक्ष आपके कहे बगैर भी करेगा, आप आपके कहने से क्यों करेगा कोर्ट निष्पक्ष जांच? कोर्ट इस देश के कोर्ट के निष्पक्ष जांच नहीं करते, आप कहेंगे तो निष्पक्ष करेंगे। नहीं, एक ये बताओ, ये क्या तरीका हुआ? ना तो आपका धरना है, आप यहाँ पर बैठकर डिक्टेट करने लग गए कि हम तब तक बैठेंगे। आप कौन है बैठने वाले? जो बैठने वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी तो नहीं, आप उसका आगे डेडलाइन बता रहे हैं। आपको खिलाड़ियों का प्रवक्ता किसने बनाया? आपको वो जो चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा अब मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि खिलाड़ी धरने पर हैं, उनके न्याय की भी मांग है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको लेकर के राजनीति हो रही है। और अब देखना यह है कि खिलाड़ियों को न्याय आखिर कैसे मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।